जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। अभी तक हमने मूल जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत थे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 यानी इक्यावन तक, उनमें से 50 तक कवर कर लिए थे। जिसमें आर्टिकल 51 है जो रहता था, जिसमें हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है मौलिक करते हुए आते हैं, और आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक जो हमने कवर किया था उससे आगे है आर्टिकल 51, जिसमें यह आता भाग 4 के क में। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं भाग 4 में आते हैं, और जो मौलिक करते हुए आते हैं भाग 4 के क भाग में आते हैं। और इसमें आर्टिकल 51 की बात करें तो अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51 के तहत इनको रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे कि जब हमारा मौलिक ये देश आज़ाद हुआ था, तो मूल संविधान जब बना था उसमें हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। उस टाइम पे संविधान में कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में ऐड किया गया। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस टाइम पे इमरजेंसी लगी, तब क्या है कि ये महसूस किया गया इमरजेंसी के बाद कि लोगों को ना अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है और अपनी ड्यूटीज़ का ज्ञान नहीं है। और उसी चीज़ को लोगों को कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा करते हैं कि संविधान में एक प्रॉपर एक भाग डाल देते हैं जो लोगों को उसकी ड्यूटी के बारे में बताएगा। और इसी के तहत एक ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई और उसने अपने विचार विमर्श करके सरकार को रिपोर्ट जो पेश की, उसमें टोटल 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। और उन्होंने कहा था कि यदि व्यक्ति अब इन ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करता है तो साथ के साथ इसमें सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सरकार ने उनकी जो ये सज़ा का प्रावधान वाली बात है वो नहीं मानी, लेकिन उसमें 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में इसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड कर दिया गया। ठीक है। और इसके बाद ये तो टोटल 10 ऐड किए गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड कर दिया गया। तो अभी हमारे पास जो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11। कितनी? 11। तो अभी इसके बाद आगे चलते हैं। अभी मौलिक कर्तव्य 11 हो गए। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए कहाँ से? हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं रशिया से, रूस से। कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्णन दिखाया गया है। अभी ये बताओ, जो मौलिक कर्तव्य हैं सबसे पहले किस देश ने मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में डाले थे? इनका ये आप कह सकते हैं कि अपने नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य उनको बताया। तो ये था सबसे पहले देश था जापान। जापान ऐसा पहला देश था जो अपने संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को लेकर आया था। लेकिन हमने जापान से हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं लिए, हमने लिए कहाँ से? रशिया से। इसके बाद आगे है कि ना नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो वो न्यायोचित नहीं है, यानी कि उन्हीं की तरह ये जो हमारे कर्तव्य ये भी न्यायोचित नहीं है। इसमें मेन समानता यही है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और जो हम नीति निर्देशक सिद्धांत, तो उसमें एक समानता ये है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो सरकार का कर्तव्य है। यानी कि अगर सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना चाहे तो करे, अगर नहीं करना चाहे तो ना करे। हम उनको लागू करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसी तरह के हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य भी ऐसे ही हैं। अगर हम उनको पालन करना चाहें, उन कर्तव्यों का पालन करना चाहे तो करे, और ना करना चाहें तो ना करें। इसके लिए कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए कोई भी इसमें हमें ज़बरदस्ती हमारे कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें नहीं कह सकता। इसके बाद दूसरा मेन क्या है कि जो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, और कोई विदेश से कोई व्यक्ति आया है, अगर विदेशी व्यक्ति है, उस पर कोई ये कर्तव्य लागू नहीं होगा, उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला आता है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। यानी कि संस्थाओं का मतलब यहाँ वो है जैसे कि हमारे संविधान के अंतर्गत जिन संस्थाओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और इसके साथ ही विधानमंडल, विधान परिषद, वो सभी आते हैं, वो संस्थाएं हैं। और कोर्ट आती हैं, वो भी क्या है? न्यायालयों का वर्णन किया गया है, वो सभी संस्थाएं हैं। तो इनका पालन करना हमारी जिम्मेवारी है। इसके साथ साथ
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर सम्मान करना भी हमारी जिम्मेवारी है। अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो कानूनी रूप से हम पर एक्शन हो सकता है, हमें सज़ा मिल सकती है। तो इसलिए हम इस कर्तव्य को छोड़ नहीं सकते, इसका पालन करना हमारे लिए कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले जो राष्ट्रीय आंदोलनों के में जिन लोगों ने भाग लिया और जिन लोगों ने उनको शुरू किया, जितने भी क्रांतिकारी थे, उनके आदर्श थे जो प्रेरक थे, उन सभी का पालन करना, उनके विचारों का सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। जो पहला जो हमारा कर्तव्य है ये कंपलसरी है, यानी कि अगर हमने ये पालन नहीं किया तो हमें सज़ा मिल सकती है, लेकिन दूसरे में कंपलसरी नहीं है, अगर हम चाहें तो करें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तीसरा हमारा कर्तव्य बनता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। यानी कि हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश में की एकता और अखंडता बनी रहे, उसकी संप्रभुता को कोई आँच ना आए, यानी कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी एकता और अखंडता को खतरा हो। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य बनता है। इसके बाद अच्छा चौथा, देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर हमारे देश के ऊपर किसी तरह की कोई आँच आती है, कोई आक्रमण करता है या किसी भी तरह की आंतरिक हो या बाहरी, हर हाल में हमारे देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसके बाद पाँचवा आता है भारत के लोगों में समरसता यानी एकजुटता, यानी कि सभी लोगों को मिलकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भातृत्व की भावना का पैदा करना, ये क्या हमारा कर्तव्य है। यानी कि हम पूरे देश में सभी लोग मिलजुल कर एक भाई की तरह, जैसे एक परिवार में भाई भाई रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, इस तरह से इस भावना के साथ हमें रहना चाहिए मिलजुल कर, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसके बाद आता है हमारा छठा, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो सकती है, हिंदू या मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, तो हर संस्कृति की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हर संस्कृति का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहता है और उस इतिहास को संजोए रखना, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, सातवां मौलिक कर्तव्य। इसमें दिया गया है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना, कि यानी कि ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को अर्जित करने का विकास करना, एक ऐसी अपने मन में और लोगों के मन में जिज्ञासा दिलाना कि वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए जिज्ञासु हों, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, यानी कि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, यह अंधभक्ति और आडंबर फैले हुए हैं जिसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक बनता ही नहीं है और लोग उन पे चलते जा रहे हैं कि ये पहले से होता रहा है, इसलिए बस हमें कुछ ऐसा करना है कि खुद पहले तो हम एक साइंटिफिक राह पर चलें। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सोचें कि क्या इसमें साइंटिफिक कुछ लॉजिकल कुछ है या फिर हम भी वैसे ही भेड़ चाल में चल रहे हैं। और अगर पहले हम खुद उसमें सुधार करें और फिर उसके बाद जब अपने आस पड़ोस में हम किसी को ऐसा करते देखें तो उसको भी समझाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनको भी समझाएं और खुद भी समझें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद आता हमारा आठवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। यानी कि अपना जो पर्यावरण है जिसमें पेड़ पौधे और इसके ये जीव जंतु आते हैं, इन सभी की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम पेड़ पौधों की रक्षा नहीं करते, इनकी कटाई करते हैं तो क्या है, कानून हम पे एक्शन लेता है। प्राणियों की रक्षा नहीं करते हैं, यानी कि जैसे हिरण है, मोर है, इनकी हत्या करते हैं, तो शिकार करते हैं, तब भी हम पर क्या है, कानूनी कार्रवाई होती है। तो ये सब क्या है, इनकी रक्षा करना हमारी कर्तव्य भी है और कंपलसरी भी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पे लीगली एक्शन हो सकता है, यानी कि इसको हम ज़बरदस्ती हमसे पूरा कराया जा सकता है इस कर्तव्य को। इसके बाद नौवां आता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। यानी कि अगर कोई हम प्रदर्शन भी करते हैं तब भी हम हिंसा से दूर रहना है, किसी प्रकार की किसी के साथ भी कोई हिंसा नहीं करेंगे और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि वो संपत्ति जिस पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है, जैसे रेलवे एक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, बसें चलती हैं जो सरकारी, वो सभी सार्वजनिक संपत्ति हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ और भी डिपार्टमेंट हैं या कुछ चीज़ें हैं जो कि सार्वजनिक संपत्ति में आते हैं, उन सभी की रक्षा करना और उनको नुकसान न पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, कानूनी रूप से हम पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कि ये भी पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, विकास का प्रयास। यानी कि हम पर्सनल लेवल पे अकेले, व्यक्तिगत रूप से या फिर एक समूह में जिस तरह भी हम कर सकते हैं, अपने देश के विकास में योगदान करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। देश के विकास में योगदान देना चाहिए, हमारा क्या है, कर्तव्य है।
11वां आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। ये मेनली ये कर्तव्य है पेरेंट्स का, जो गार्डियंस होते हैं उनके लिए है। यानी कि जो भी उनके बच्चे हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा प्रदान करवाना ये उनका मौलिक कर्तव्य है। और यदि वे इस कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। और एक्शन क्यों लेगी? क्योंकि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को शिक्षा प्राप्त करना ये एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। और अगर पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो उस बच्चे के मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। और जब भी कोई किसी के मौलिक अधिकार को छीनता है तो सरकार डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो एक तरह से अगर पेरेंट्स उस बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं या लेकर जा रहे हैं तो वो एक तरह से इलीगल होगा और सरकार उस पर एक्शन कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह से हमारे टोटल 11 मौलिक अधिकारों में से 4 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिस पे हमें पालन करना ज़रूरी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम नहीं पालन करेंगे उसका तो सरकार हम पे एक्शन ले सकती है, हमें सज़ा मिल सकती है। तो यानी कि ज़बरदस्ती हमसे उसको पूरा करवाया जाएगा। और 7 ऐसे मौलिक अधिकार हैं, अगर हम ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद हमने अभी पढ़ा था कि जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसमें एक ये मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, ये इसी के तहत उड़ा गया था। और इसके बाद है नेक्स्ट जो लास्ट हमारा रहता है कि जब मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक कमेटी बनी थी, जे एस वर्मा कमेटी, 1999 में इसका गठन किया गया था। इसमें क्या था कि जो हमारी सवर्ण सिंह समिति बनी थी ना, ये इसने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड करने का काम किया था। क्या काम किया था? संविधान में कर्तव्यों को ऐड किया था सवर्ण सिंह समिति ने, लेकिन उनको लागू करने का काम किया गया था, किसने किया था? जे एस वर्मा ने। जे एस वर्मा समिति के द्वारा उनको लागू करने का काम किया गया था। यही डिफरेंस है बस, इसमें 2 समितियां मेन है इसमें। सवर्ण सिंह समिति इसने मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने का काम किया था और मौलिक कर्तव्यों को लागू करने का काम किया गया था जे एस वर्मा समिति के द्वारा। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।